सभी को नमस्कार और हार्दिक स्वागत। आज के वेबिनार जानिए म्यूचुअल फंड के बारे में आप सभी का स्वागत है। म्यूचुअल फंड आज निवेश का एक सशक्त माध्यम है जो आम निवेशकों और छोटी छोटी बचतों से बड़े लक्ष्य हासिल करने का अवसर देता है। इस वेबिनार का उद्देश्य है आपको सही और उपयोगी जानकारी देना ताकि आप अपने वित्तीय फैसले के समझदारी और आत्मविश्वास से साथ ले सकें। आज हमारे साथ विशेष वक्ता है श्री विनायक सप्रे, जो आज मौजूद है अपने विशेष वेबिनार के लिए। विनायक जी एक वित्तीय कोच, लेखक, ब्लॉगर और प्रेरक वक्ता है जिनका मिशन है 1 करोड़ भारतीयों तक वित्तीय साक्षरता पहुंचाना। उन्होंने दोहानॉमिक्स और रहीम और बीरबल, तेनाली और इन्वेस्टमेंट सूत्र जैसी लोकप्रिय पुस्तकें लिखी हैं। उनके सत्र 9 वेज टू बिकम अ हैप्पी इन्वेस्टर, कबीर के साथ और पैसे की पाठशाला निवेशकों और सलाहकारों की सफल निवेश की आदतें और वित्तीय जीवन की मूल्य सिखाते हैं। सो आइए सब मिलके हम विनायक सप्रे जी का स्वागत करें और उनके सीखे म्यूचुअल फंड के बारे में वित्तीय जीवन कैसे सरल और सफल बना सकते हैं। वेबिनार शुरू होने से पहले मैं दो तीन विशेष सूचनाएं देना चाहूंगा। आपके सवाल हम वेबिनार के अंत में लेंगे। सो हमारे जो विशेष वक्ता हैं वो आपके सवालों का आंसर दे पाए। ये वेबिनार का रिकॉर्डिंग आपको एनआईएसएम के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा अब 3-4 कार्य दिवस में। जैसे और भागीदारी प्रमाण पत्र जिसे हम पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, वो 3-4 कार्य दिवस में आप सबको उपलब्ध होंगे। सो मैं सप्रे जी से विनती करूंगा कि आप वेबिनार का प्रारंभ करें। सप्रे जी, आप अभी वेबिनार स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आमिर। और एनआईएसएम को जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि ये जो खासकर मेरा जो बहुत शौक है, या ये कह लीजिए कि अब ये जुनून बन चुका है कि मैं निवेशकों के लिए जो वित्तीय साक्षरता है इसको मैं उनकी भाषा में लेके जाऊं, आसान भाषा में, ताकि वो आसानी से निवेश कैसे करें उस पर उसके बारे में जान सके। जैसा कि अगर आप शीर्षक देखें इस कार्यक्रम का, तो यह है कि जानिए म्यूचुअल फंड के बारे में। यहाँ पर मैं म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके उत्पाद के बारे में बात करने के बजाय मैं थोड़ा सा उसको एक अलग मोड़ देने जा रहा हूँ। और वो मोड़ क्या है कि इन्होंने बताया जब आमिर ने कि मेरा एक कार्यक्रम है 9 वेज टू बिकम अ हैप्पी इन्वेस्टर, वहीं से लिया हुआ एक कह लीजिए कि सार है। और मैं ये बात करूंगा कि म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स के बारे में तो बहुत सारी जानकारियां पहले से ही उपलब्ध है बहुत जगह पे, लेकिन इन उत्पादों को साथ साथ हमें इन उत्पादकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए कि हम एक सफल निवेशक बन सकते हैं। क्योंकि अंततोगत्वा उद्देश्य क्या है कि हम इस तरह से निवेश करें कि हम एक सफल निवेशक बने, हमारे जो जिंदगी के गोल हैं, हमारे जो उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति हो सके। तो आइए हम जानते हैं कि आगे बढ़ने से अगली स्लाइड पर जाते हैं। 9 आसान तरीकों से बने सफल निवेशक। तो जिसके पहले कि मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, ये बताना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हम एक सफल निवेशक बन सकते हैं, उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारा खुद का होता है। अ, हमारे यहाँ दुर्भाग्य से इस इकोनॉमिक्स की इस शाखा को पढ़ाया नहीं जाता है जिसे कहते हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। यानी हम अपने पैसे के साथ कैसा व्यवहार करें, जिस तरह से हम अपने पैसे के साथ व्यवहार करेंगे वो निश्चित करेगा कि हम सफल निवेशक बनेंगे अथवा नहीं बनेंगे। तो आइए देखते हैं कि उसमें मैंने ये देखा है कि ये जो 9 चीजें हैं, अगर हम इन 9 चीजों पर ध्यान दें और उस पर काम करें, तो हम निश्चित ही सफल निवेशक बन सकते हैं। क्या है आमतौर पे जो निवेशक गलती करते हैं, और मैं ये अगला 45 मिनट कबीर और रहीम के दोहों के साथ आपको निवेश के बारे में बातें बताऊंगा, और आसान सरल भाषा में बताऊंगा। भेड़ चाल। और मुझे खास करके मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि आज मुझे पूरा का पूरा कार्यक्रम हिंदी में करने को मिल रहा है। ये बताना मैं शायद जरूरी समझूंगा कि मेरे नाम से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, लेकिन मेरी पैदाइश वाराणसी की है। और
वो वाराणसी वही शहर है जिसको हम बनारस या काशी नाम से भी जानते हैं, जहाँ कबीर साहब का जन्म हुआ। और ये संयोग है कि जहाँ कबीर साहब के गुरु का मठ है, वहां से मेरा घर जहाँ मेरा जन्म हुआ वो 200-250 मीटर की दूरी पर है। अ, तो नौ, ये जो नौ बातें हैं जो आमतौर पर निवेशक गलतियां कर बैठते हैं, जिस वजह से वो पैसे गंवाते हैं या उनके हाथ जलते हैं। तो पहला है भेड़ चाल। अगर आप देखें, खाली भारत में नहीं, पूरे विश्व में निवेशकों की सबसे बड़ी समस्या है कि वह भेड़ चाल का पालन करते हैं। कि अगर मेरे पड़ोसी ने कोई शेयर खरीद लिया तो मुझे भी खरीद लेना चाहिए, मेरे दोस्त ने खरीदा है इसलिए खरीद लेना चाहिए, या किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में हर जगह बात हो रही है तो मुझे भी खरीद लेनी चाहिए। लेकिन हम अपने उद्देश्यों पर अगर हम ध्यान नहीं देते हैं और भेड़चाल का पालन करते हैं, और आमतौर पर ये भेड़चाल का पालन क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें लालच होती है। कोई भी व्यक्ति, ग्रीड और फियर जैसा अंग्रेजी में कहते हैं, यानी लालच और भय, ये दो जो भावनाएं हैं उनसे हमारा जीवन आमतौर पर, स्पेशली अगर हम खासकर बात करें निवेश के बारे में, तो बहुत ज्यादा उस पर निर्भरता होती है। तो मुड़ मुड़ाए हरि मिले हर कोई ले मुड़ाए। तो कबीर साहब कहते हैं कि अगर बाल मुड़ाने से भगवान मिल जाते तो हर किसी को अपने बाल मुड़ा लेने चाहिए। बार बार के मूड से भेड़ ना बैकुंठ जाए। लेकिन वो भेड़ जो जिसके हर साल बाल मुड़ाए जाते हैं, क्या उसको बैकुंठ मिलता है, क्या उसको मोक्ष प्राप्त होता है? उसका आंसर है, उसका उत्तर है नहीं। इसी तरह निवेश के मामले में भी ये होता है कि जब जब लोगों ने भेड़ चाल का पालन किया है, तब तब उनको निराशा हाथ लगी है, उनको अपने पैसे गंवाने पड़े हैं। अगर भारत के स्टॉक मार्केट के बारे में, भारत के शेयर बाजार के संदर्भ में अगर हम बात करें, 1992 से अगर आप देख लीजिए, तो हर्षद मेहता का जब कांड हुआ, उस समय जब लोग हर्षद मेहता की देखा देखी निवेश कर रहे थे, उनका क्या हाल हुआ। 1994 में ऐसे ही एक म्यूचुअल फंड स्कीम आई और लोगों ने लाइन लगा के निवेश किया, और उसको वापस आने में, 10 रुपए की एनएवी को वापस आने में बहुत वक्त लग गया। सन 2000 की हम बात करें तो टेक बूम जिसको कहते हैं हम, कि उस समय ऐसी भेड़चाल थी कि लोगों को लगता था कि कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी होगी, उसमें हम निवेश कर दे तो हम लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। लेकिन हुआ ये उल्टा। लोगों ने जब ज्यादा जब बेसिकली होता यह है कि जब लोग, जब भी बहुत ज्यादा तेजी हो जाती है, तब मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर, सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स उस वक्त आते हैं, और वहां से बाजार गिरना शुरू हो जाता है। 2008 की अगर आपको बात याद हो, जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जिसको बोलते हैं, 2008 जनवरी में, मुझे याद है उस समय मैं भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी में काम करता था, और हमारे पास ऐसे ऐसे निवेशकों के कॉल आते थे, उनको लगता था कि 6 महीने में पैसा डबल हो जाएगा, कि शायद किसी ज्योतिषी ने बता दिया है, किसी ऐसे व्यक्ति ने बता दिया है जिसका निवेश से कुछ लेना देना नहीं है। हुआ क्या? बाजार जो 21,000 के लेवल पे था, 21,000 के स्तर पे था जनवरी 2008 में, वो गिरकर 8,500 हो गया अक्टूबर 2008 में। यानी 62% नीचे चला गया। तो जो लोग 6 महीने में पैसा डबल करने के उद्देश्य से आए होंगे, उनको निराशा हाथ लगी। तो इसलिए भेड़चाल का पालन ना करें, बल्कि अपने जो निवेश के उद्देश्य हैं, हर निवेश, प्रत्येक निवेश एक उद्देश्य के साथ होना चाहिए। ऊंचे दावों का शिकार होना, अक्सर लोग ये कहते हैं कि आपको जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, और जब बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है या एडवाइजर है जो आपके पास आ रहा है, वो आपको कहता है कि सर, हम अपने को अपने उद्देश्यों के हिसाब से निवेश करना चाहिए, आपको इतना अधिक रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है, इतना जोखिम क्यों आप ले रहे हैं? लेकिन आप उसकी बातों को अनदेखा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बात में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई ऐसा नहीं होता है कि आप बात लोगों को, चार जो जने को बता सकें कि अरे मैंने फलाना शेयर में निवेश किया या फलाना म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया, और पैसा 6 महीने में, 1 साल में डबल हो गया। क्योंकि वो तो आपको जो बात बता रहा है कि आपको धैर्य का पालन करना है, अनुशासन का पालन करना है, उसकी बात में आपको रस नहीं होता, और आप इन ऊंचे दावों के शिकार हो जाते हैं। या कई बारी आप अपने टीवी पे ऐसे लोगों को देख लेते हैं जो अपनी सफलता के बड़े बड़े दावे करते हैं। सोशल मीडिया पे ऐसे लोग तो बहुतायत में मिल जाते हैं, और फिर 2, 4, 6, 8 महीने बाद आपको उनकी असलियत का पता चल जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है।
तो कबीर साहब कहते हैं कि सांचे कोई न पति जई, झूठे जगपति आए। कि लोगों को सच्ची बात में इंटरेस्ट नहीं होता है, रुचि नहीं होती, उन पे भरोसा नहीं करते, बल्कि जो झूठ बोल रहा होता है, सच्चे का बोलबाला झूठे का के बजाय यहाँ पे झूठे का बोलबाला हो जाता है। तो कहते हैं कि सांचे कोई न पति जई, झूठे जगपति आए। लोगों को जो लच्छेदार बातें करते हैं लोग, उनके पीछे जाने में बड़ा मजा आता है। गली गली गोरस फिरे, ये कुछ इस तरह से है कि जैसे दूध को बिकने के लिए गली गली घूमना पड़ता है, और शराब बैठे बिठाए बिक जाती है। आपने कोई भी शराब की दुकान बंद होते नहीं देखी होगी, क्योंकि वहां पर लोगों को एक्साइटमेंट दिखती है, लोगों को उत्साह दिखाई देता है, लोगों को लगता है, तभी वो मदमस्त होते हैं। आपने कभी किसी को दूध पीकर बवाल करते हुए नहीं देखा होगा। तो ऐसे लोगों को जब अपने निवेश में इन एक्साइटमेंट ढूंढने शुरू कर देते हैं, तब उनके यही होता है कि उनको अपने गाढ़ी मेहनत की कमाई से हाथ धोना पड़ता है। तो जो लोग सच्ची बात कर रहे हैं, जो आम तौर पे आपका जो एडवाइजर है या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, जब आपको वो गोल के हिसाब से निवेश करने को कहता है, और इधर उधर की बातों पे जो जैसे हम क्रिप्टो की बात करें, कितने लोगों ने क्रिप्टो में पैसे गंवा दिए, या तो जब ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने वालों की शिकार मत हुई है ये कहता है, तो आप मानते नहीं हैं, और ऐसे में उनके साथ हो जाते हैं और उन पर निवेश कर देते हैं, जहां से कि आपकी गाढ़ी मेहनत की कमाई का नुकसान हो जाता है। तो ऊंचे दावों का शिकार करने वाले लोगों से बचने की कोशिश करिए। सांचे कोई न पति जई, झूठे जगपति आए। तो बेहतर ये होगा कि निवेश जितना ज्यादा बोरिंग होगा, जितना ज्यादा शांत किस्म का होगा, उतना ज्यादा बेहतर है। तो उसमें अपनी एक्साइटमेंट मत ढूंढिए। एक्साइटमेंट ढूंढने के लिए बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं, वो आप कर सकते हैं, बजाय अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई के साथ ऐसा करने के। तरलता की अनदेखी, अक्सर लोग ये कहते हैं कि लिक्विडिटी, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कि आप इतना ज्यादा ऐसे जगह पे निवेश करते हैं जिसको कि अगर हमको 2 दिन बाद पैसे की जरूरत है तो आपको पैसे नहीं मिलते हैं। उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है रियल एस्टेट। आज भी भारत में 48% से ज्यादा निवेश रियल एस्टेट में होता है। और आज की डेट में मैं मुंबई में रहता हूँ, आज की तारीख में। और अगर आपको मुंबई में वर्ली और नरीमन पॉइंट ऐसी जगहों पे भी आपको, अगर आपने प्रॉपर्टी ली है और आपको बेचने की जरूरत पड़ गई, फिर भी आपको कम से कम एक, और पहले दिन ही आपको ग्राहक भी मिल गया, तो भी कम से कम 1 महीना लगेगा आपके अकाउंट में पैसा आने में। तो लोग अक्सर ये गलती कर बैठते हैं कि तरलता की जो अनदेखी करते हैं। तो तरलता की अनदेखी मत करिए, वे बहुत आवश्यक है कि आपके पोर्टफोलियो में लिक्विडिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, विशेषकर आजकल के जो अनिश्चित समय है कि कब नौकरी चली जाए किसी की। या आप देखते हैं कि कितने लोग आज ये बड़ा विषय है कि 50-55 साल की उम्र के लोग अचानक उनका देहांत हो जाता है। ऐसे में अगर इन निवेश, नौकरी के जाने किसी की वजह से, या अचानक जो मेन व्यक्ति है परिवार का, उसका अगर न चाह के, मतलब भगवान न करे, लेकिन अगर उसका देहांत हो जाता है, ऐसे में अगर निवेश इलिक्विड एसेट, यानी ऐसी जगहों पे निवेश हुआ है जहां से कि पैसा आसानी से नहीं निकल सकता, तो बहुत ही परेशानी का सबब बन जाता है। कि रहीम साहब कहते हैं, रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय। कि कैश इज द किंग, कि आपको लिक्विडिटी होनी बहुत जरूरी है। इसलिए हमेशा अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग के संदर्भ में बात करें, तो हमेशा 3 से 6 महीने का जो आपका घर का खर्चा है, उसके बराबर का पैसा तो हमेशा आपके पास रहना ही चाहिए, कि किसी भी ऐसी परिस्थिति में जब विषम परिस्थिति आ जाए, तो उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सके। बिन पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। जिस तरह से कि कमल को के नीचे पानी रहना बहुत जरूरी है, ताकि उसको सूर्य की किरणों से बचाया जा सके, उस गर्मी से बचाया जा सके, उसी प्रकार निवेश के मामले में भी लिक्विडिटी का होना बहुत आवश्यक है। चौथी बात, हम अक्सर टाल मटोल करते हैं जब निवेश करने की बात होती है। तो हेल्थ और वेल्थ, यानी स्वास्थ्य और निवेश, हमेशा कल से शुरू होता है, और आमतौर पे वो कल आसानी से आता नहीं है ना। कबीर साहब का ये दोहा तो हम लोगों ने अपने विद्यालय के समय में सबने ही पढ़ा है, और उसका हमने कई बार बहुत गलत इस्तेमाल भी किया है, उसको तोड़ मरोड़ के भी रख दिया है।
तो कबीर साहब कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब, शुभस्य शीघ्रम। निवेश करते समय जब आपका एडवाइजर, आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जब आपसे बात करता है और कहता है कि आपका ये फाइनेंशियल प्लान है, आपको ये गोल अचीव करना है, गोल अचीव करने के लिए आज से आपको निवेश करने की आवश्यकता है, तो उसको टालिए मत और जल्दी से जल्दी निवेश करने की शुरुआत करिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक दो मित्रों की कहानी सुनाता हूँ, राम और घनश्याम। राम की उम्र थी 25 साल। 25 वर्ष की उम्र में राम ने नौकरी करना शुरू किया और राम ने ये निश्चित किया कि 5,000 रुपए हर महीने, 5,000 रुपए हर महीने निवेश करेंगे। आपको स्लाइड दिखाई दे रही है जिस स्लाइड पे मैं हूँ, आमिर? हाँ सर, दिखाई दे रही है। जब स्लाइड बदल रहा हो तो दिख रहा है ना? हाँ सर, दिख। ओके, किसी ने क्योंकि चैट बॉक्स में लिखा कि स्लाइड नहीं मूव हो रही। तो दो मित्र थे, राम और घनश्याम। तो राम ने 25 साल की उम्र में जब नौकरी की शुरुआत की तो उसने घनश्याम से कहा, दोनों ने एक्चुअली 25 साल की उम्र में शुरू की नौकरी की शुरुआत। तो राम ने घनश्याम को कहा कि मैं हर महीने 5,000 रुपये निवेश करूंगा अगले 35 सालों तक, ताकि मैं अपने रिटायरमेंट का ख्याल रख सकूं, अपने जो सेवानिवृत्ति के वर्ष होंगे वो मेरे अच्छे से जाए। इसके लिए मैं आज से 5,000 रुपये हर महीने निवेश करूंगा अगले 35 सालों तक। तो घनश्याम ने कहा कि अरे इतनी क्या जल्दी है, पहले 10 साल तो मैं मजा करूंगा और उसके बाद निवेश करना शुरू करूंगा। तो उसने 35 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया, 5,000 रुपये हर महीने अगले 25 साल तक। और घनश्याम को लगा कि वो 10 साल बाद शुरू कर रहा है, तो उसने हिसाब भी लगाया। उसने पूछा राम से कि देखो, तुम कितना निवेश करोगे पूरे 35 वर्षों में? 21 लाख रुपए। और मैं 25 वर्षों में 6 लाख रुपए कम निवेश करूंगा। तो इसका मतलब यह है कि मैं थोड़े से पैसे तुमसे कम मिलेंगे। लेकिन जब 35 वर्ष की उम्र में घनश्याम ने हिसाब लगाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ पे मैं लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपको अंदाजा है कि राम को 60 साल की उम्र में कितने पैसे मिलेंगे और घनश्याम को 60 साल की उम्र में कितने पैसे मिलेंगे? दुबे जी कह रहे हैं 3.5 करोड़ रुपए। अच्छा, लेकिन घनश्याम जी, जिस तरह से इस घनश्याम ने देर की है, आप देर मत करिएगा। और घनश्याम ने को कितने रुपए मिलेंगे घनश्याम जी? घनश्याम को 2.8, घनश्याम को 70 लाख, हनुमंत राव कह रहे हैं 70 लाख। ओके, ठीक है। अ, चौंकाने वाली बात यह है कि राम को मिलेंगे 3.2 करोड़ रुपए और घनश्याम को मिलेंगे 94 लाख रुपए। ये जब घनश्याम ने 35 वर्ष की उम्र में हिसाब लगाया तो उसको समझ में आया कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई। और गड़बड़ ये हो गई, लेकिन अब गया हुआ समय वापस तो आ नहीं सकता। तो अब घनश्याम अगर राम के साथ आगे बढ़ना चाहता है, यानी कि राम की बराबरी अगर करना चाहता है कि 60 साल की उम्र में जितने पैसे राम के पास हो उतने घनश्याम के पास भी हो, यानी कि 3.2 करोड़ रुपए, तो उसके पास दो ही विकल्प है। या तो वो अपनी जो निवेश है उसको बढ़ा दे, या फिर अ, उसका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज्यादा बढ़ जाए। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर उसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा, मतलब 12% से तो काम नहीं बनेगा, तो कितना परसेंट रिटर्न उसका होना चाहिए कि वो 3.2 करोड़ रुपए तक पहुंच जाए? घनश्याम जी कह रहे हैं 15, और संदीप कंधारी जी ने कहा 24, निरोध जी कह रहे हैं 15। ओके, सही जवाब तो है नहीं। नीलकंठ जी ने कहा 18, बिल्कुल सही जवाब है नीलकंठ जी। अब आप बताएं कि मार्केट ने उसको कह दिया कि भाई मैं तो 18% नहीं दूंगा, गलती तुम्हारी है, मैं तो 12% ही दूंगा, तुम अपनी निवेश राशि को बढ़ा दो। तो अब आप बताएं कि उसको कितना निवेश करना पड़ेगा? 5,000 से तो अधिक ही करना पड़ेगा, निश्चित है। तो कितना करना पड़ेगा हर महीने निवेश? गलत जवाब है घनश्याम जी। निरोज जी, आपका भी गलत जवाब है। 3,000 प्लस 5,000 तो पहले ही कर रहा था, उसका निवेश करना होगा 17,000 रुपए हर महीने। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे 5,000 की जगह 17,000 निवेश किया, कौन सी बड़ी बात है, 10 साल उसने जिंदगी का मजा लिया। अब आप देखते हैं, हम देखते हैं कि जो काम
दरअसल पहले जो हो रहा था 21 लाख रुपए में, अब उसके लिए 51 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो बात 12,000 एक्स्ट्रा की नहीं है, बात है 30 लाख रुपए अतिरिक्त उसको निवेश करना पड़ेगा। तो ये क्यों हुआ? इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ डिले, यानी देर हो जाती है जब। तो जब देर हो जाती है, थोड़ी सी देर कितनी बड़ी आपको चोट पहुंचा सकती है, ये उसका एक उदाहरण है। हमने ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमने बचपन में ना चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला तो सीखा है, नंबर भी शायद अच्छे आ गए, लेकिन उसका अपने जीवन में कितना महत्व है उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। चक्रवृद्धि ब्याज का अगर आपको फॉर्मूला याद है, तो उसमें समय, जो टाइम है, वो एक्सपोनेंशियल में है। उसको मुझे हिंदी में क्या कहते हैं, घाते बोलते हैं ना कि, तो उस पे है। तो अगर जितनी वो ज्यादा संख्या बढ़ती जाएगी, उतना ही जो उसका फ्यूचर में, जो भविष्य में जो उसका फल देखने को मिलता है, वो बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि हम इसका अंदाजा नहीं लगा पाते। यहाँ पे हम एक और कहानी सुनाते हैं, राज और सिमरन की। तो क्यों जल्दी शुरू करना आवश्यक है, काल करे सो आज का, राज करे सो अब, कि ये इस कहानी है दो मित्रों की, सिमरन और राज। सिमरन जब 25 वर्ष की थी, तो उसने 1 लाख रुपए हर साल निवेश करना शुरू किया अगले 10 वर्षों तक के लिए। और टोटल इसका मतलब उसने कुल मिलाकर 10 लाख रुपए निवेश किए। और ये मान के चलते हैं कि 12% उसको उस पर रिटर्न मिल रहा था। जबकि 35 साल की उम्र में, जब सिमरन 35 की हुई, तब उसकी उम्र जीवन में राज आया। और राज ने कहा कि सिमरन, अब ये तुम्हारे हर साल 1 लाख रुपए जो उस महीने के, साल के हैं, मैं तुम्हारी जगह निवेश करूंगा अगले 25 सालों तक। तो राज ने 25 साल तक निवेश किया, यानी कुल मिलाकर 25 लाख रुपए निवेश किए। तो राज की का भी जो रेट ऑफ रिटर्न था, वो 12% था, 12% से मिला। सिमरन ने निवेश करना बंद कर दिया। तो अब आप मुझे ये बताइए कि 60 वर्ष की उम्र में सिमरन के जो फ्यूचर वैल्यू होगी, मतलब सिमरन के जो निवेश का मूल्य होगा, वो कितना होगा, और राज के निवेश का मूल्य कितना होगा? हनुमंत राव जी कह रहे हैं राज 1.5 करोड़ पे होंगे, और सिमरन, घनश्याम दुबे जी कह रहे हैं 1.25 करोड़ राज के होंगे। सिमरन होंगे 3.6, यानी 3.6 करोड़ के आसपास, जबकि राज होंगे करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए। यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि सिमरन ने निवेश करना बंद किया, लेकिन पैसे निकाले नहीं थे। तो भले ही उसने सिर्फ 10 लाख रुपए निवेश किए, राज के मुकाबले 40% निवेश किया टोटल, लेकिन उसने जो कि पैसे नहीं निकाले, तो उसकी जो अवधि थी वो 35 वर्ष की हो गई। और इस वजह से जो उसने शुरुआत की, उसका फायदा उसको, जल्दी शुरुआत की उसका फायदा उसको मिला। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट, जो बहुत महत्वपूर्ण कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो यह है कि अगर हम सिर्फ सिमरन पे ध्यान दें फिलहाल, तो हमें आसपास बहुत सारी ऐसी लड़कियां मिल जाती हैं, दिख जाती हैं, जो 25 वर्ष की उम्र में नौकरी शुरू करती हैं, फिर 10 साल तक नौकरी करती है, उसके बाद परिवार की वजह से नौकरी छोड़ देती है। बात सही है कि नहीं? आप अपने चैट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारे खास करके मिडिल क्लास फैमिलीज में तो ये दिख जाता है कि लड़कियां 8-10 साल नौकरी करती हैं, फिर परिवार की वजह से या जिम्मेदारी की वजह से नौकरी छोड़ देती हैं। अब एक दो चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है जानने वाली कि आजकल तलाक यानी डिवोर्सेस बहुत हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो लड़कियां, मतलब जो पुरुष घर का है, वो 50-55 साल की उम्र में बहुत सारे लोग की जो दुर्भाग्य से मृत्यु हो जा रही है। ऐसे में अगर हम अपनी, या फिर तलाक होता है, या डोमेस्टिक वायलेंस जिसको हम बोलते हैं कि घरेलू हिंसा बहुत ज्यादा होती है लड़कियों पे, अगर घर की लड़की फाइनेंशियली डिपेंड इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी अगर उसको हमने वित्तीय स्वतंत्रता नहीं दी, तो कई बार वो सारे जुल्म सहन करके उसको रहना पड़ता है कि मैं अपने माता पिता के साथ वापस उनके पास कैसे जाऊं, और वो दुख सहन करती है। या ऐसी कोई विषम परिस्थिति उसके परिवार पर आ गई, तो उसके पास अगर पैसे नहीं है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, तो उसको मुश्किल आ सकती है। इसलिए मुझे मुझे
आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि न सिर्फ अपने घर की लड़की को वित्तीय रूप से स्वतंत्र करें, ये एक समाज को एक संदेश पहुंचाए, अपने जानने वाले लोगों के बीच में, आपके जितने जानने पहचानने वाले लोग हैं उनको बताएं कि अपनी घर की लड़की को वित्तीय रूप से स्वतंत्र करने के लिए आज से ही बीड़ा उठाएं। है ना? क्या मैं आपसे ये एक वादा ले सकता हूँ कि आप ये काम करेंगे? चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं आप। जी। तो जहां कबीर साहब कहते हैं कि जल्दी करो, वहीं कबीर साहब एक और बात कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जो आप लोग मेरी बात पे यकीन कर रहे हैं। तो कृपा करके ये संदेश जरूर पहुंचाएं। अगली बात है अनुशासन का अभाव। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हुए। कबीर साहब जहाँ एक तरफ कहते हैं जल्दी शुरू करो, वहीं एक दूसरी तरफ कहते हैं धैर्य भी रखो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। हम लोग भी भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, कई कई बार मंदिर में जाते हैं, जब कहते हैं भगवान मुझे धैर्य दो, मेरे अंदर धैर्य का अभाव है, लेकिन थोड़ा जल्दी करो। है ना? तो जहाँ एक तरफ हम धैर्य की बात करते हैं, भगवान से कहते हैं मुझे सब्र दो, वहीं दूसरी तरफ हम जल्दी की बात करते हैं, हमेशा जल्दीबाजी में रहते हैं। निवेश करते समय निवेश जल्दी करिए, लेकिन उसके बाद धैर्य रखिए, अनुशासन का पालन कीजिए। और ये बड़ा आसान है। जिस तरह से हम अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वो अनुशासन का पालन करें, वही अनुशासन हमको अपने निवेश में निवेश करते समय करने की जरूरत है, दिखाने की जरूरत है। धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ हुए कि सब कुछ होगा, आराम से होगा। जल्दीबाजी करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 100 घड़े पानी डालने के बावजूद भी जब ऋतु का फल आएगा तभी हमको फल खाने को मिलेगा। लेकिन ये सब बात हम कर रहे होते हैं, तभी कोई तथाकथित विशेषज्ञ टीवी पे आकर आपको बता देता है कि आपने, क्योंकि आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको 7 तारीख की मान लीजिए एसआईपी कराई हुई है, लेकिन कोई आपके पास एक रिपोर्ट आ जाती है या कोई तथाकथित विशेषज्ञ आके बता देता है कि 7 तारीख के बजाय अगर आपने 10 तारीख का एसआईपी किया होता पिछले 5 वर्षों में, तो आपका रिटर्न बहुत ज्यादा बन जाता। तब अ, आप उस म्यूचुअल फंड एडवाइजर के पास पहुंचते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि भाई तुमने मुझे 7 तारीख की एसआईपी क्यों दी, जबकि तो 10 तारीख की एसआईपी पे ज्यादा रिटर्न आ रहा है। तो तुम तो अच्छे एडवाइजर नहीं हो, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो। तो क्या मुझे वो तारीख देखने की जरूरत है? यहाँ पे मैं दो दोस्तों की कहानी बता रहा हूँ आपको। एक का नाम है सौभाग्य, दूसरे का है दुर्भाग्य। इन दोनों ने सितंबर 1999 से निवेश करना शुरू किया। कितना? 10,000 रुपए हर महीने बीएसई सेंसेक्स में। हाँ, सेंसेक्स में निवेश करना शुरू किया, 10,000 रुपए हर महीने। लेकिन जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, सौभाग्य जिस दिन पैसा डालता था, उस दिन उस महीने का निम्न स्तर होता था। बाजार में सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर, सबसे चतुर इन्वेस्टर कौन होता है? सबसे चतुर इन्वेस्टर वो होता है जो बाजार के नीचे के भाव में निवेश करे। है ना? और अ, वो कौन है अनलकी या दुर्भाग्यशाली? जिसको कि बाजार में ऊपर के भाव में निवेश कर रहा है। तो सौभाग्य जिस दिन निवेश करता था, उस दिन उस महीने का बाजार का निम्नतम स्तर होता था, और दुर्भाग्य जिस दिन निवेश करता था, उस दिन वो बाजार का उच्चतम स्कोर होता था। और ये ऐसा एक दो नहीं, 288 महीने तक चला। क्या आपको लगता है कि निवेश करते समय, अक्सर निवेशक ये कहते हैं कि जब मैं निवेश करता हूँ ना, मेरा निवेश के मामले में किस्मत अच्छी नहीं है, मैं जब भी निवेश करता हूँ तो बाजार उसके बाद नीचे चला जाता है। क्या ऐसी भावना आपके मन में आती है? आपको भी लगता है? आप भी ऐसे लोगों से मिले होंगे जब लोग कहते हैं निवेश, जब भी मैं बाजार निवेश करता हूँ उसके बाद बाजार गिर जाता है ना? तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति 288 महीने तक किस्मत वाला रह सकता है, या 288 महीने तक बदकिस्मत वाला रह सकता है? उसका उत्तर है नहीं। बिल्कुल बराबर। तो लेकिन ऐसा हुआ यहाँ पर। तो अब देखिए कि निश्चित है कि दोनों के रिटर्न में फर्क आएगा अगर हम इन दोनों की बात करें तो। लेकिन मजेदार बात देखिए कि इनके में फर्क कितना हुआ है। सौभाग्य को रिटर्न मिला है 13.5%, और दुर्भाग्य को रिटर्न मिला है 12.8%। यानी कि इतनी 288 महीने तक कोई व्यक्ति सौभाग्यशाली था, और 288 महीने तक कोई व्यक्ति बदकिस्मत था। उसके बावजूद
उनके जो उनको जो रिटर्न मिला है उसमें सिर्फ 70 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.25% का फर्क रहा है, 0.25% का फर्क रहा है। तो हम बजाय इसके कि कौन सा फंड बहुत अच्छा सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा है, आप अनुशासन का पालन करिए और हर महीने निवेश करते रहिए। ये स्लाइड मुझे वक्त नहीं मिला इसको हिंदी में बदलने का, लेकिन अगर आप अनुमति दें तो मैं इसको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। अंग्रेजी में है, आपको समझ में आएगा। तो अक्सर निवेशकों को ये लगता है कि शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में, खासकर जब इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो पैसा खोने का डर होता है। हम लोग ये बात करते हैं कि जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि के लिए निवेश करिए। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे तो आपको जो डर होता है कि मेरी मुद्दल कम ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, तो ये आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि हमने 7 साल का एक रोलिंग रिटर्न लिया है। यानी 1 जनवरी 2000 से अगर किसी ने लोगों ने निवेश करना शुरू किया, तो लोग अलग अलग दिनों पे निवेश करते हैं। तो मेरा 7 साल का रिटर्न साहिल के 7 साल के रिटर्न से फर्क होगा, या मेरे 7 साल का रिटर्न आमिर के 7 साल के रिटर्न से फर्क होगा, क्योंकि हम लोग अलग अलग तारीखों पे आएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये किया कि रोलिंग रिटर्न लिया कि 1 जनवरी 2000 से लेके अभी तक में जिन लोगों ने निवेश किया, ये फंड 1, फंड 2, फंड 3, फंड 4, ये 4 फंड हैं। मैंने जानबूझ के नाम नहीं दिए हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो आपको मैं परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ, जो यहाँ पे दिख रही है, ये रियल असली परफॉर्मेंस है जो इन फंड्स ने दी है। तो अगर 7 साल के लिए किसी ने, मान लीजिए फंड एक ऊपर का ही अगर उदाहरण मैं ले लूं, 7 साल के लिए निवेश किया है, पिछले 23-24 सालों के दरमियान 7 वर्ष किसी भी अवधि में कि क्या कहते हैं, अगर 1 जनवरी 2002 से निवेश किया तो उसके 7 साल पूरे हो जाते हैं 31 दिसंबर 2006 को। इसी तरह से किसी और ने कभी निवेश किया, उसके 7 साल पूरे हो जाएंगे। उस तरह से अगर हम देखें तो 7 साल के दरमियान अगर किसी ने फंड, इन चारों फंड में से किसी ने निवेश किया, तो 7 साल में पैसे कभी गवाए नहीं है, यानी 100 का 99 रुपया नहीं हुआ। फिर 0 से 8% वाले लोग ऐसे थे, जो 6.19% ऐसे थे जिनका रिटर्न 0 से 8% आया, और 11.27% ऐसे लोग थे जिनका रिटर्न 8 से 12% में आया, 8 से 12% के बीच में आया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 12% से अधिक कमाने वाले लोग, 12% से अधिक रिटर्न बनाने वाले लोग की संख्या 82% थी, 82.5% थी 7 साल के लिए अगर उन्होंने निवेश किया है। हालांकि उस दरमियान बाजार तमाम उतार चढ़ावों से गुजरता है। तो हमको क्या करने की जरूरत है? धैर्य और अनुशासन का पालन करने की जरूरत है, विशेषकर जब हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि वो उतार चढ़ावों से गुजरेगा। और इसको अगर हम साधारण भाषा में समझें कि हमारे दिल की धड़कन बढ़ती घटती ऊपर नीचे होती रहती है, बाजार भी उसी तरह से ऊपर नीचे चलता रहता है। और जब हम लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो इन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। किस तरह से अपने मन को समझाएं? बड़ा आसान है। जिस तरह से आप, जब आप रियल एस्टेट में निवेश करते हैं तो क्या करते हैं, आप ये सोच के चलते हैं कि 10-15 साल तक इसको हाथ नहीं लगाना है। या वो ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज जो आपको 5-5% का भी रिटर्न नहीं दे पाती, उसमें भी आप निवेश करते हैं तो आप 15-20 साल तक रुके रहते हैं। तो फिर आपको यहाँ पे ऐसा क्यों जल्दी करने की जरूरत है? यहाँ पे भी आप धैर्य का पालन करिए, अधिक रिटर्न मिलने के आपको अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस, आपकी जो संभावना है वो बढ़ जाती है। क्रिया पूर्वाग्रह, अंग्रेजी में इसको एक्शन बायस कहते हैं। बाजार के उतार चढ़ावों को देखते हुए कई बारी आपके तथाकथित विशेषज्ञ जो होते हैं, तमाम मीडिया में आने वाले लोग या सोशल मीडिया पे आने वाले लोग, वो आपको समझाएंगे कि आप बाजार से निकल जाओ। लेकिन आपका अगर गोल, आज मान लीजिए कि बाजार नीचे गिर जाता है, लेकिन गोल आपका 7 साल आगे का है और आपने 6 महीना पहले निवेश किया है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। बल्कि तमाम आपको ये पता है हो गया है कि विनायक सप्रे ने बताया कि बाजार तमाम उतार चढ़ावों से गुजरता है और मुझे धैर्य और अनुशासन का पालन करना है।
विनायक सप्रे ने कहाँ से सीखा? विनायक सप्रे ने रहीम साहब से सीखा। तो रहीम कहते हैं, रहीमन चुप हवे बैठिए देखी दिनन के फिर, कि उतार चढ़ाव जीवन का, जिस तरह से जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं उसी तरह से बाजार में भी उतार चढ़ाव आते हैं। जीवन की तरह निवेश भी संभावनाओं का खेल है। रहीमन चुप हवे बैठिए देखी दिनन के फेर, कि आप शांत बैठे रहिए, तब उतार चढ़ाव तो जीवन का अंग है। जब नीके दिन आई है, जब अच्छे दिन आएंगे, बनत न लगी है देर, तब वक्त नहीं लगेगा और आप फिर देखिए अब उसके परिणाम बड़े अच्छे होंगे। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मैं वापस उदाहरण दे रहा हूँ। ये 4 फंड है, इनका नाम मैंने नहीं दिया है, लेकिन ये फंड इनकी तारीख से पता चल जाता है कि ये रियल फंड है और असलियत में ये इनकी अभी भी मौजूदगी है बाजार में। तो 1999 में किसी ने एसआईपी की शुरुआत की। क्यों? लोगों को धैर्य रखने की जरूरत है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने मान लीजिए 1999 और सितंबर में आके आपको कहा कि हनुमान जी आप एसआईपी कर लीजिए। 3 साल बाद अगर आप देखें तो अगर एकदम दाहिने तरफ वाले कॉलम में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि फंड 1 का जो रिटर्न है वो -6.68, यानी 6.68% है, नेगेटिव है। यानी आपने 1,80,000 रुपए निवेश किए और आपकी वैल्यू हो गई 1,63,000 रुपए। यहाँ पे चाहिए तो आप लोग ये नोट कर लें। तीसरे कॉलम में अगर आप देखें तो एनएवी 11 रुपए 73 पैसे दिख रही है। ठीक है, इसको जरा आप गांठ बांध के रख लीजिए। 11 रुपए 73 पैसे एनएवी थी 16 सितंबर 2002 को। तो जब आपने ये बात कही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कि यार भाई तुम तो कह रहे थे कि एसआईपी बहुत बढ़िया माध्यम है वेल्थ क्रिएट करने का, अच्छा पैसा बन सकता है, ये तो 3 साल में निगेटिव रिटर्न दे रहा है, कैसा ये मुझे आपने निवेश करा दिया? तो आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा या एडवाइजर ने कहा कि साहब हमने तो निवेश कराया है लंबे समय के लिए, आप 3 साल में क्यों घबरा रहे हैं? इसको कम से कम 2 साल मतलब अभी और चालू रखिए, हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो आपने उसकी बात मान ली और 2 वर्ष के लिए आगे निवेश करना शुरू किया, आप कंटिन्यू किया। 2 साल बाद देखिए जो एनएवी 2002 में सितंबर में 11 रुपए 73 पैसे थी, वो बढ़ के कितनी हो गई? 29 रुपए 30 पैसे। और आपका निवेश का मूल्य करीब करीब 6 लाख रुपए हो गया। जो वार्षिक दर जो माइनस दशमलव नेगेटिव में थी 6.68%, वो बढ़ के हो गई 28.6%। मैं यहाँ पे आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि आपने बहुत सारे कंपाउंडिंग की बातें तो आपने जानी होंगी, मैंने भी बता दी। लेकिन यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप में से कोई व्यक्ति बता सकता है कि ये ऐसा क्यों हुआ कि 11.73% था, 11.73 एनएवी थी, बढ़ के हो गई 29.3, और लेकिन निवेश का मूल्य करीब करीब 6 लाख रुपए हो गया। ये कैसे हुआ, ये अंदाजा लगा सकते हैं आप? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाजार के तमाम उतार चढ़ावों के दौरान आप निवेश कर रहे थे, तो आपको एक खास चीज का फायदा हुआ जिसको हम कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, हिंदी में कहते हैं औसत लागत क्रय। तो आप ध्यान दें कि जो एनएवी 11 रुपए 73 पैसे से बढ़ के 29 रुपए 30 पैसे हो गई, लेकिन अगर आप अपनी लागत पर यूनिट देखेंगे, अभी एकदम दाहिने वाले कॉलम में देखें, तो वो है 14 रुपए 79 पैसे, जो कि आपकी जो पुरानी एनएवी थी उसके करीब है, ना कि नई एनएवी के करीब है। तो ये एक खास बात है, इसको हम अंग्रेजी में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। इसके बारे में कम लोग इतना विस्तार से बताते हैं, जहां पे मैंने आपको इतना विस्तार से बताया है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये लोग कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग या औसत लागत क्रय, मैंने इसका दूसरा नाम दिया है गुमनाम नायक, कि इसके बारे में लोग कम बात करते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आपको वेल्थ क्रिएट करने में। 7वीं चीज, कम निवेश की आदत। अक्सर जब भी हम निवेश करने की बात करते हैं तो लोगों को एक अजीब सी आदत होती है कि हमने कहा कि आपको अपना गोल अचीव करने के लिए 50,000 रुपये चाहिए, निवेश करिए, तो वो कहते हैं अच्छा मिनिमम मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, कम से कम कितना करें? तो रहीम साहब कहते हैं कि रहीमन छोटे नरन सो होत बड़ो नहीं काम, मढ़ो दमामो ना बने 100 चूहों के जाम। कि जो छोटे लोग होते हैं उनसे बड़ी बात
नहीं हो पाती। अगर आपके गोल अचीव करने हैं, बड़ा गोल है, तो उसके लिए आपको बड़ी धनराशि निवेश करनी ही पड़ेगी। जिस तरह से कि एक नगाड़ा बनाने के लिए बड़े जानवर की जरूरत होती है, खाल की जरूरत होती है, भले ही 100 चूहे अपने बलिदान दे दे, लेकिन उसका नगाड़ा नहीं बन सकता। यहाँ पे अब एक खास चीज मैं आपको दिखाऊं कि हर कोई आपको बताता है कि पैसे कैसे बनाए, मैं आपको सिखाता हूँ पैसे कैसे गवाए। मैं आपको एक उदाहरण, मतलब मैं ऐसा ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसका पालन करिए, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से लोग जो अपॉर्चुनिटी जिसको हम कहते हैं, संभावना होती है 1 करोड़ रुपए बनाने की, वो एक्चुअली उसको गवा देते हैं। तो मेरे पास 25 वर्ष का एक, ये कहानी कहानी काल्पनिक है। मेरे पास 25 वर्ष का एक लड़का आया और उसने कहा कि विनायक जी, मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए वेल्थ क्रिएट करना है, तो मुझे बताएं मुझे क्या करना होगा। तो मैंने उसको बोला कि 15,500 रुपए की तुम एसआईपी करो, 12 वर्ष के 12% की अगर दर से हम पकड़े, तो 35 वर्ष में, यानी कि 60 साल की उम्र में तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपए हो जाएंगे। उसने कहा ठीक है, अगले महीने से शुरू करेंगे। याद है मैंने आपको कहा था कि हेल्थ और वेल्थ हमेशा कल से शुरू होती है। जब मैंने अगले महीने निवेश करने को कहा, तो उसने कहा कि सर मैं निवेश तो कर लेता, लेकिन अ, दरअसल बात यह है कि मुझे मैं बताना भूल गया कि मेरी प्रेयसी का जन्मदिन था पिछले महीने। तो मैंने उसके लिए एक 85,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीद लिया और खुद के लिए 1 लाख रुपए की एक बाइक खरीद ली। ध्यान दीजिए, 15,500 को अगर हम 12 से गुणा करें तो 1,86,000 रुपए होते हैं। उसने कहा अब एसआईपी अगले साल ही कर पाऊंगा, अगले साल से शुरू कर पाऊंगा, यानी 35 की जगह अब 34 साल निवेश करेगा। तो 10 करोड़ की जगह अब उसको करीब करीब 9 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगले साल मैंने उसको फोन किया और मैंने कहा कि अच्छा अब शुरू कर लेते हैं। तो बोला कर तो लेता सर, लेकिन क्या है कि मेरे घर वाले कह रहे हैं कि अभी शादी कर लो। तो मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन बोला कि मित्र लोग बोल रहे हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मोमेंट करते हैं। तो हम यूरोप घूमने जा रहे हैं, उसका खर्चा है 2 लाख रुपए। तो एसआईपी अगले साल से शुरू करेंगे, यानी 34 के बजाय 33 साल के लिए निवेश करेगा। तो वो उसके जो भविष्य की राशि है वो गिर के हो जाएगी 8 करोड़ रुपए, करीब करीब 8 करोड़ रुपए। तो इस तरह से आप अपने संभावित 1 करोड़ रुपए उस व्यक्ति ने गवा दिए। खैर, अगर 25 साल का लड़का ये सब जिंदगी का मजा नहीं लेगा तो कौन लेगा। तो जब मैंने उसको अभी थोड़ा इसको रिवर्स गियर में ले जाते हैं। तो जब मैंने उसको 15,500 की बात की, तो उसने बोला कि नहीं सर, 15,500 तो मुश्किल होगा। तो मैंने उससे एक तरीके से कमिटमेंट ले ली। मैंने उसको बोला कि ठीक है, आप एक काम कर सकते हो कि अगर आप 5,000 रुपये हर महीने निवेश करो और हर साल उसमें 11% की दर से वृद्धि करोगे निवेश की में, जिसको हम यहाँ पे अंग्रेजी में एसआईपी टॉपअप कहते हैं या स्टेप अप कहते हैं, तो 55 साल की उम्र में, यानी 30 वर्ष में 5 करोड़ रुपए तुमको मिल जाएंगे। तो उसने कहा कि सर, लेकिन मैंने तो आपको 35 साल की बात की थी। अगर जब मैंने 35 साल की बात की थी, तो आप 30 साल का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? और ये तो सिर्फ 5 करोड़ रुपए ही इकट्ठा हो रहे हैं। तो ऐसे तो मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा 60 साल की उम्र में मेरे गोल। तब मैंने उसको जब ये दिखाया कि अगर वो 5 साल और आगे बढ़ाता है निवेश अपना, तो क्या होता है, 10 करोड़ हो जाते हैं। तो जो पहले 5 करोड़ बनने में 30 वर्ष लगे, अगले 5 करोड़ 5 वर्ष में बन गए। तो ये देख के बड़ा वो आश्चर्यचकित हो गया और उसने कहा कि अच्छा, लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं शायद 40 साल तक काम करूं, यानी 65 साल की उम्र तक काम करूं, कमाता रहूं। तो जरा दिखाएं कि वो कैसा दिखेगा। तो 20 करोड़ रुपए हो जाता है। यह मैं ये क्यों आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे जैसे आप अवधि बढ़ाते जाते हैं, आप देखिए, आपको इसका जो परिणाम देख के आपकी भी आंख फटी की फटी रह जाएगी। ये देखिए, वो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं अभी एसआईपी टॉपअप करूंगा। आठवीं चीज है जो लोग गलती कर बैठते हैं, प्राधिकारी पूर्वाग्रह का शिकार, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं अथॉरिटी बायस। कि आप, अगर वो व्यक्ति टीवी पर आ रहा है, सोशल मीडिया पे आ रहा है, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं अलग अलग जगहों पे, इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या फलाना जगह पे, तो आपको लगता है कि ये तो बड़ा ही ज्ञानी होगा। लेकिन क्या पता उसने फॉलोअर्स खरीदे हुए हो, या क्या पता जिस तरह से वो अपनी लच्छेदार बातें बेच रहा है, लोगों को पसंद आ रही है तो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बजाय हमेशा एक बात ध्यान रखें, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पर्सनल फाइनेंस, यानी व्यक्तिगत विशेष हिंदी में कहते हैं। यानी निवेश के पहले
फाइनेंस के पहले पर्सनल आता है। तो ये बहुत व्यक्तिगत प्रकृति की चीज है, बात है। तो इसमें भेड़चाल की जैसे ना देखें, जो जमाना कर रहा है इसलिए मुझे करना चाहिए, ये ना करें। और जो खासकर जो मीडिया में जो व्यक्ति आ रहा है वो आपको जानता नहीं है, तो आपका निवेश उसके हाथ में होना चाहिए जो आपको अच्छी तरह से जानता हो या प्रयत्न करता हो आपको अच्छे से जानने की, ताकि वो आपकी गाढ़ी मेहनत की कमाई के साथ न्याय कर सके। तो कबीर साहब कहते हैं, साधु भया तो क्या भया, माला पहरी चार। इस सिर्फ इसलिए कि वो सामने सूट बूट में आया हुआ है, अंग्रेजी में बात कर रहा है या उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आप उसकी बातों पे मत जाइए, बल्कि ऐसे व्यक्ति के साथ निवेश करिए जो आपको जानता हो, आपके स्वभाव को जानता हो, आपके परिवार के बारे में जानता हो, आपकी परिस्थितियों के बारे में जानता हो। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है जब लोग टीवी पर लोगों से पूछते हैं कि मुझे कौन से फंड में निवेश करना चाहिए। अरे वो व्यक्ति आपकी परिस्थिति जानता ही नहीं है कि आपके गोल्स कितने हैं, आपकी कमाई कितनी है, और वो आपको बता रहा है कि कौन से फंड में निवेश करना चाहिए। है ना हास्यास्पद ये बात? हाँ। तो साधु भया तो क्या भया, माला पहरी चार, बाहर भेष बनाइया भीतर भरी भंगार। तो अथॉरिटी बायस यानी प्राधिकारी पूर्वाग्रह से बचें। ऐसे सिर्फ इसलिए कि वो कोई व्यक्ति टीवी पर आ रहा है इसलिए वो ज्ञानी होगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो निवेश उस व्यक्ति के साथ में करें, एक अच्छे एडवाइजर का साथ लें, अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का साथ लें जो आपको जानता हो, जो आपके संपर्क में हो, और तब निवेश करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। आखिरी बात, बहुत से लोग क्या अधिकतर लोग रिटर्न का पीछा करते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न चाहिए, और वो खाली पैसा इकट्ठा करने में लग जाते हैं, उस पैसे का आनंद नहीं ले पाते हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप निवेश कर रहे हैं, निरुद्देश्य निवेश नहीं होना चाहिए, बल्कि हर एक निवेश के साथ एक उद्देश्य होना चाहिए, ताकि हम निवेश क्यों करते हैं कि उस पैसे का उपभोग हम कर सकें भविष्य में। कौड़ी कौड़ी जोड़ के जोड़े लाख करोड़ी। एक चवन्नी चवन्नी जोड़ के आप करेंगे क्या? चलती बार न कछू मिले लई लंगोटी छोड़ी। तो लोग अपना जीवन अच्छे से जी नहीं पाते, उस पैसे का आनंद नहीं ले पाते, और खाली हाथ जाते हैं, और वो सारी संपत्ति शायद अगली पीढ़ी के लिए छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगली पीढ़ी के लिए मत छोड़िए, लेकिन वो आपके गोल्स का एक हिस्सा होना आवश्यक है। और साथ ही साथ आप जब अपने पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उस पैसे का आनंद लेना भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। आपका हक बनता है कि उस पैसे का आनंद लिया जाए। तो मैं अपनी बात यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, लेकिन आप सबसे पूछ रहा हूँ, ये आपको पेड़ दिखाई दे रहा है? हाँ या ना में जवाब दें चैट बॉक्स में। पेड़ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड। आप आंख बंद करके ना एक पेड़ की कल्पना कीजिए अब 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड के लिए आंख बंद करके एक पेड़ की कल्पना कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। और ये सोचिए कि उस पेड़ पे आपके वो सारी चीजें लगी हैं जो आपको चाहिए जीवन में, आपके जो गोल्स हैं। मैं आत्मिक शांति की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ऐसी चीज है कि किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए होगी, घर चाहिए होगा, विदेश यात्रा चाहिए होगी, ऐसा कुछ लगा हुआ हो। ठीक है, आपका समय समाप्त हो गया। अब आप ये बताएं कि आप में से कितने लोगों को पेड़ की जड़ दिखाई दी जब आपने आंख बंद की? तो क्या आपको पेड़ की जड़ दिखाई दी? नहीं दिखाई दी। तो जिनको पेड़ की जड़ नहीं दिखाई दी, और आमतौर पे लोगों को नहीं दिखाई देती है, मैं जिनको दिखाई दी है आ, उनको तो मैं उनका साधुवाद करता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ। आमतौर पे लोगों को जड़, जब मैं कहता हूँ तो लोगों को जड़ की दिखाई नहीं देती। दरअसल इस पेड़ की जड़ में वही 9 बातें हैं, जो इस कल्पवृक्ष के पेड़ की जड़ में जो वही 9 बातें हैं जो आपको मैंने बताई, कि अगर आप उन 9 बातों का पालन करें तो आप एक सफल निवेशक बनने की जो आपकी संभावना है वो बलवती हो जाती है और बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो हमने आज क्या समझा सफल निवेशक बनने के उपाय? चाहे तो आप इसके चित्र ले सकते हैं कि कभी भी भेड़ चाल का पालन मत करिए, अच्छे सलाहकार की बात सुनिए, शुभ से शीघ्रम, टालिए मत, धैर्य रखिए, अनुशासित रहिए, चक्रवृद्धि की ताकत को समझिए, सजग होकर निवेश करिए। किसी ने कहा इसलिए मुझे निवेश करने की जरूरत है, या कहीं सुनी बातों पे निवेश मत करिए।
प्राधिग्राह पूर्वाग्रह से बचिए कि कोई व्यक्ति टीवी पे आ रहा है इसलिए बड़ा बड़ा ज्ञानी होगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। पैसे का आनंद लीजिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आशा है आपको मेरी बातें पसंद आई और मैंने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। साहिल, ये कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं? अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में लिख के? आपको सर कैसा ये सेशन लगा, इसका भी फीडबैक आप अपनी चैट बॉक्स में जरूर दीजिए। जी सर, वो चैट बॉक्स में या फिर Q&A सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं और आप उत्तर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जिनको ये सेशन अच्छा लगा। और कोई अगर आपके तरफ से कोई सुझाव हो तो वो भी दीजिए। धन्यवाद दीपक जी, अशोक जी, घनश्याम जी, विजय जी। नीलकंठ जी कह रहे हैं प्लीज इलाबोरेट इन्फ्लेशन रेट। तो महंगाई, हम जब निवेश करते हैं तो निवेश करते समय अ, हम लॉन्ग टर्म के लिए निवेश जब करते हैं तो हमको महंगाई की दर को हराने की आवश्यकता है। अक्सर लोग सिर्फ ग्रॉस रिटर्न यानी उसके लिए अंग्रेजी में क्या शब्द है मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मुझे 7% का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन अगर 7% का रिटर्न मिला, उसी दौरान अगर इन्फ्लेशन 5% है, तो रिटर्न मेरा क्या आया? 2% आया। क्योंकि रिटर्न में से इन्फ्लेशन घटाइए तो 2% आता है। इसी तरह से हम जब बात करते हैं कि इक्विटी में आपका रिटर्न 11-12% का, मान लीजिए 12% का है, तो और इन्फ्लेशन उस समय 5% का है, यानी नेट रिटर्न 7% है। मेरी पुस्तकों का नाम है, दो पुस्तकें हैं। दोहानॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में है, अमेजोन पे उपलब्ध है। दोहानॉमिक्स, अगर आप कहें तो मैं यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ, दोहानॉमिक्स। और दूसरी पुस्तक है, लेकिन फिलहाल वो, क्योंकि वो सीएनबीसी के साथ पब्लिश हुई थी, सीएनबीसी ने अपना पब्लिशिंग हाउस बंद किया हुआ है, उसका अभी हमने रिवाइज एडिशन नहीं निकाला है, वो भी हम निकालेंगे। लेकिन फिलहाल दोहानॉमिक्स उपलब्ध है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। प्रश्न कुछ हो तो जरूर पूछिए। पवनजीत सिंह, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। इमीडिएटली आपको मैं इस तरह से जवाब नहीं दे सकता कि कैलकुलेशन कर पाऊँ। लेकिन आप बेहतर हो कि किसी अच्छे एडवाइजर के साथ लीजिए, वो आपको गाइड कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम आज की सभा विसर्जित करें। हर एक म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट प्लेटफॉर्म होता है, डायरेक्ट ऑप्शन होता है सुधीर जी। आप बिना एडवाइजर के अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो उस डायरेक्ट प्लान में भी निवेश कर सकते हैं। साहिल जी, 5 बज चुके हैं। तो सर क्या हम एंड कर सकते हैं सेशन या? जी बिल्कुल। हाँ तो सर, मेरे को बस इतना ही कहना है कि वेबिनार के लिए अपना कीमती समय निकालने और बोलने के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपकी अंतर्दृष्टि, विशेषज्ञता और आकर्षक प्रस्तुति ने हमारे छात्र श्रोताओं पर गहरा प्रभाव डाला। एक बार फिर से सर, अपना समय और ज्ञान हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू।